All right, hello everyone. This is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. तो एज यू नो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 9th हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं अभी। पार्ट 1 हम लोगों ने उस दिन डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये पार्ट 2 है आज उसका, जिसको हम लोग उसके आगे की कहानी कवर करेंगे, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्लास 9th जो हमने शुरू करा है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ तक पढ़ चुके थे आज उस कहानी को उससे आगे लेके चलते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है हमारे सामने, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया था उस दिन, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे, तो एक बार रिकॉल जरूर कर लेंगे ताकि कहानी हमारी इजीली कनेक्ट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने सिनॉप्सिस के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है, कि सिनॉप्सिस में यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट है इसका। यहाँ से हम लोगों को कहानी हमारी कनेक्ट करनी है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। चलो तो पहले इसको पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कहानी को एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था कि बेस्टाइल फोर्ट के ऊपर लोगों ने हमला कर दिया था, ठीक है। यानी कि 1774 में नया जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, द आउटब्रेक हुआ था बेसिकली। तो उसमें क्या सीन था, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, एक अफवाह फैल जाती है कि ये लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो हथियारों की तलाश में लोग कहाँ चले जाते हैं, बेस्टाइल फोर्ट में। और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ पे जो बेस्टाइल फोर्ट का जो भी हम चौकीदार समझ लो या फिर जो भी वहाँ लीडर होता है उसको वो मार देते हैं, और उसके बाद में जो कैदी होते हैं उनको छुड़ा लेते हैं और पूरे वो किले को ध्वस्त कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कहानी हम लोग अच्छे से कवर कर चुके थे हमारे। आज हम लोग उसका थोड़ा सा नेक्स्ट आगे लेके जाएंगे। सब सही चल रहा है, ओके। चलो अब यहाँ पे क्या है ना कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो पहले आपको 18th और 17th सेंचुरी के बारे में बता दिया जाए ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। यानी कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी की टाइम पीरियड पे फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले 18th सेंचुरी, एक मिनट, ठीक है। 18th सेंचुरी कैसी थी, ठीक है। 17th सेंचुरी या 19th सेंचुरी या 16th सेंचुरी, वॉट एवर स्टूडेंट्स, कोई भी अगर पूछे, एक्चुअली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है कि 18th सेंचुरी क्या होती है, 17th सेंचुरी क्या होती है। तो पहले इसको यही क्लियर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे सामने वाला बोल रहा है 18th सेंचुरी के बारे में, तो आप इसमें से एक डिजिट माइनस कर दो, यानी कि हो गया कितना, 1 माइनस इक्वल टू 17, ये हो गया 17। अब 18th सेंचुरी में कौन सा पीरियड आएगा, 1701 से लेकर 1799 तक। तो ये हो गई हमारी 18th सेंचुरी। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक। अब अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ आपसे 19th सेंचुरी, तो 19 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18। अब 1801 से लेकर 1899 तक ये हो जाएगा हमारा 19th सेंचुरी। यानी कि जिस सेंचुरी के बारे में वो बात कर रहा है उसमें से एक माइनस कर दो, और उसमें से सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स के बारे में बात होती है स्टूडेंट्स। तो 1801 से लेकर 1899 तक यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा यही कहता है, ठीक है। और जैसे ही 1900 लगेगा तो वो नेक्स्ट सेंचुरी में काउंट हो जाएगा। अब अगर 16th सेंचुरी कोई कह रहा है तो 1501 से लेकर 1599 तक, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, तो जैसा कि लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टूडेंट्स लाइन बाय लाइन कवर नहीं करेंगे, कहानी के रूप में इसको समझेंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। चलो तो इन 1774 लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली ऑफ किंग, ठीक है, असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। यानी कि अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि 1774 में जब फ्रांस के जो नए राजा बनते हैं, यानी कि जो लुई 16 है, जब वो राजगद्दी पे बैठते हैं, उनको राजपाट मिलता है, तो क्या होता है उस समय वो उनकी एज कितनी होती है, ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनीट, ठीक है। तो वो 20 साल के रहते हैं जब वो राजा बनते हैं, और साथ में 20 साल की उम्र में उनकी जो शादी होती है वो किसके साथ में, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती है जिसका नाम क्या था, मैरी एंटोनीट, ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में कंफ्यूजन होता है ना, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अलग है जो बेसिकली क्रिकेट में बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है, जो कि न्यूजीलैंड के पास में, ठीक है। और ये जो ऑस्ट्रिया है ये फ्रांस के हैं, फ्रांस के पास में एक नेबर कंट्री है उसकी, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। तो 20 साल के होते हैं उनकी शादी हो जाती है किससे, मैरी एंटोनी से। एंड उसके बाद में क्या, अपॉन हिज एसेशंस द न्यू किंग फाउंड द एन एम्प्टी ट्रेजर। अब जब वो राजगद्दी पे बैठते हैं, जब उनकी शादी होती है, तो वो क्या देखते हैं कि जो उनकी ट्रेजरी होती है, ट्रेजरी जो राजपाट होता है, यानी कि उनका खजाना होता है बेसिकली, ट्रेजरी वो खाली होती है, ठीक है। खाली इन द सेंस पूरी खाली नहीं, मतलब ऑलमोस्ट खाली ही रहती है।
अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे चीज़ों को देखें समझें, जैसे कि हम एक नेशन को चला रहे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में ट्रेजरी खाली पाई जाती है। अब ये ट्रेजरी खाली क्यों होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रीजन, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजरी, या फिर फ्रांस का जो खजाना होता है वो खाली क्यों होता है, हिंदी मीडियम वाले। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम आंसर बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो क्या था उसमें, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे बेसिकली उनको खाली कर दिया जाता, मतलब लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, काफ़ी लंबे सालों तक युद्ध चला करता था, ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या, हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स थे वो खाली हो गए। अच्छा, वॉर से देखो सीधी बात है, अगर युद्ध लड़ना है तो ऐसा तो है नहीं कि हवाबाजी हो जाएगी, ठीक है, मुंह से हमने बोल दिया युद्ध। अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हथियारों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो सब कैसे आएंगे, सीधी बात है, पैसा आएगा उसके पास, ठीक है, सैनिकों को लड़ने के लिए, खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, इवन जो सैनिक घायल हो रहे हैं उनके भी इलाज के लिए वहाँ पे डॉक्टर को भी फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली पैसों से ही पॉसिबल है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जब लंबे समय तक युद्ध चल रहा है तो इनमें एक्सपेंसेस बढ़ते चले गए। नाउ एडेड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ द इमेंस प्लेस ऑफ वर्सिलीज। अब देखो जो वर्सिलीज एक जगह का नाम, बेसिकली वहाँ पर जो राजा का पैलेस था उसको, अब देखो पैलेस है तो उसका मैनेजमेंट भी देखना है, मैनेजमेंट यानी कि रख रखाव कैसा हो रहा है। देखो नॉर्मली हम हमारे घर में कितनी साफ सफाई रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम पैलेस के बारे में बात करें तो जो एक्स्ट्रावेगेंट जो खर्चा था, ठीक है, वर्सिलीज पैलेस था उनका, वहाँ पे जो सैनिक वगैरह हैं उनका मैनेजमेंट देखना, साफ सफाई से रिलेटेड सारी चीज़ें देखना, तो एक पैसा वहाँ जाना था पैलेस को मैनेजमेंट देखने में। नाउ अंडर लुई 16, ठीक है, फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। अब देखो क्या बता रहा है कि लुई 16 की कैप्टनशिप में, यानी कि लुई 16 की लीडरशिप में जो फ्रांस का और अमेरिका का कॉमन दुश्मन था वो कौन था, ब्रिटेन, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या है ना 13 कॉलोनीज की हेल्प करी। अच्छा, कॉलोनीज क्या होता है आपको पता है, ठीक है, नहीं पता चलो बताते हैं। एक्चुअली 8th में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक, कॉलोनीज क्या होती है, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर अपना कब्जा कर लेती है तो उसको बोलते हैं कॉलोनीज, यानी कि ओल्ड टाइम पीरियड पे ऐसा हुआ करता था। इवन इंडिया भी जो है कॉलोनी रह चुकी थी, हम लोग ब्रिटिश के लोग अंडर में थे, श्रीलंका भी थी कॉलोनीज, ठीक है, इवन साउथ अफ्रीका भी थी। तो जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लेती है, ठीक है, डोमिनेट कर लेती है, तो उसको बोला जाता है कॉलोनीज, ठीक है, यानी कि जो भी कंट्री, जैसे इंडिया थी वो ब्रिटिश लोगों के अंडर में चली गई तो इंडिया जो है कॉलोनी हो गई, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं, तो जो फ्रांस था बेसिकली उसने 13 कंट्रीज की हेल्प करी थी, ठीक है। अब देखो हेल्प करने का मतलब ऐसा तो है नहीं अपने सैनिक भी पहुंचा रहे हैं हेल्प के लिए, ठीक है, फाइनेंशियली भी हेल्प कर रहे हैं। तो फ्रांस है 13 अमेरिकन कॉलोनीज, ठीक है, बता दिया यहाँ तक। नाउ द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर, ठीक है, ये चीज़ एक याद रखना स्टूडेंट्स यहाँ पे बताई गई है, ठीक है, इसके बारे में और आगे भी डिस्कस करेंगे। ये लिवर्स क्या होता है, ये लिवर्स जो है ये प्रोनाउंसिएशन गलत है इसका, ठीक है, ये लिवरे है, लिवरे, जो कि फ्रांस की बेसिकली एक करेंसी है जिसको बाद में बंद कर दिया गया था, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में और, ठीक है। तो कितना है, द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लीवर टू ए डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 बिलियन लीवर, यानी कि ऑलरेडी उनके ऊपर फ्रांस के ऊपर इतना कर्जा हो गया था, कितना वो मेंशन कराए, देन $2 बिलियन लीवर्स, ठीक है, या लीवर्स। नाउ lenders who gave the state credit now begin to charge 10% interest on loans। अब सीधी बात है, जिन जिन लोगों ने उनको उधार दिया था फ्रांस को, सीधी बात है, आप जब किसी से उधार लेते हो तो कुछ ही लोग होते हैं, नॉर्मल अगर बात करें 10-15 रुपए की तो आदमी उधार ले लेता भूल जाता है, मोस्टली होता है, दोस्तों में से ऐसे चलता रहता फंडा, ठीक है, कि लोग 10 रुपये देते भूल जाते हैं। चलो नाउ अब होता है कि अगर आप किसी कंट्री के बारे में बात करें तो युद्ध लड़ने के लिए अगर आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हो तो वो आप पे चार्जेस लगाएगा, यानी कि इंटरेस्ट लगाएगा, ठीक है। तो क्या बता रहा है, लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, ठीक है, जो स्टेट को पैसा उन्होंने दिया था, नाउ बिगिन टू 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स, यानी कि अब वो जो लोन उन्होंने दिया था सपोर्ट करने के लिए, अब उसके ऊपर वो 10% इंटरेस्ट चार्ज करें, यानी कि आपको पैसा तो देना ही है, साथ में 10% एक्स्ट्रा भी देना है आपको। अब होता क्या, सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लिग टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ दिस इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन एटसेट्रा टू मीट हिज रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। अब अल्टीमेटली इस वाली स्लाइड में ये बताया गया स्टूडेंट्स की जो फ्रांस था वो कैसी, उसमें सोसाइटी कैसी थी, अभी और भी चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में। तो हमने ये क्या क्या देख लिया इसके अंदर, लुई 16 जो राजा बनते हैं, ठीक है, वो 20 साल के जब होते हैं तब उनकी शादी किससे होती है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से। जब वो राजा बनते हैं तो जो उनकी ट्रेजरी होती है वो उसको खाली पाते हैं, और खाली पाने के साथ में क्या था, और वो कारण क्या बताएंगे, काफ़ी लंबे समय तक वॉर चला है उसका, ठीक है, जो वर्सिलीज का पैलेस था उसको मेंटेन करने के लिए, और अमेरिका और जो कॉलोनीज 13 कॉलोनीज थी उनकी हेल्प करी थी उन्होंने, किससे, जो कॉमन एनिमी कौन था, ब्रिटेन। ये आता है कि कॉमन एनिमी कौन था उस टाइम पीरियड पे, तो ब्रिटेन नाम याद रखना है आपको। द वॉर एडेड लीवर्स, ठीक है, काफ़ी 2 बिलियन से ज़्यादा उनका कर्ज हो गया था, जो जिन लेंडर्स ने उनको उधार पैसा दिया था वो 10% चार्ज लगा रहे थे। तो ये भी याद रखना, एमसीक्यू में छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पे,
ठीक है। और क्या खर्चा था इसका, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग। चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं। एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग द गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटी। सीधी बात है, देखो किसी नेशन को चलाना एक छोटी मोटी बात नहीं। हम हमारे घर को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, देखो हमारे घर में देख लो आप, सब्जी भाजी लाना, ठीक है, बच्चों की फीस भरना, पेट्रोल वेट्रोल भरना, ठीक है, लाली लिपस्टिक लगाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये महिलाओं वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। चलो तो इवन अगर हम बात करें तो कितना खर्चा हो जाता है बेसिकली, तो ये तो फिर भी एक नेशन है, कंट्री है, ठीक है, स्टेट कह लो उस टाइम पीरियड पे। तो आर्मी हो गया, कोर्ट हो गया, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इन सब को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इन सब में काफ़ी पैसा खर्च हो गया था। नाउ अब क्या होता है, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज। अब जब पैसा खत्म हो गया है अल्टीमेटली, तो नेशन को चलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से, घर को चलाने के लिए पैसा आएगा कहाँ से। तो क्या प्लानिंग करते हैं ये लोग, यानी कि जो ली 16 होते हैं, द स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। वो प्लान करते हैं टैक्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, कि टैक्स जो है वो बढ़ा दिया जाए। अब क्या होता है, येट इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफिशिएंट, ठीक है, सफाइस्ड। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। क्या मतलब है इसका, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया जा रहा है, एक मिनट, कि इवन दिस मेजर्स वुड नॉट हैव सफाइस्ड, यानी कि आप लोगों ने टैक्स बढ़ाने का प्लान तो कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन टैक्स बढ़ाने, क्या हो गया बेटा, आप लोगों ने टैक्स बढ़ाने का प्लान किया, अच्छी बात है, लेकिन टैक्स बढ़ाना ही एक सफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं था। क्यों भैया, क्योंकि देखो फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी। अच्छा ये स्टेट क्या है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, यानी कि ये आपको बताया गया है फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो और केवल जो थर्ड स्टेट होता था, यानी कि ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, केवल ये लोग टैक्स पे करते थे। देखो अगर सही तरीके से चीज़ों को चलाना है, तो अगर नेशन में रहने वाला हर एक व्यक्ति अगर टैक्स देगा तो वो नेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल एक विशेष वर्ग से ही अगर टैक्स लोगे तो सारी चीज़ें संभव नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे होता क्या था कि फ्रांस में 3 स्टेट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और केवल थर्ड स्टेट ही ऐसा था जो टैक्स पे करता था। फर्स्ट और सेकंड क्या कर रहे थे, धुम मचा रहे थे, बताएंगे उसके बारे में भी आपको, ठीक है। तो अब होता क्या है, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज द पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे आपसे, ठीक है। The society of state was a part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is also used to describe the society and institution of the France before 1789. तो दो चीज़ें यहाँ पर रखना इस वाले पैराग्राफ में कि 1789 से पहले जो सिस्टम था उसको क्या बोलते हैं, तो वी कैन से दैट ओल्ड रिजाइम। एंड अब यहाँ पर एक चीज़ आती है फ्यूडल सिस्टम। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है बेसिकली, देखो अगर आप इसको बारे में गूगल पे सर्च करोगे तो अच्छा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है फ्यूडल सिस्टम। जस्ट अ मिनट, चीज़ों को बेटर वे में एक्सप्लेन करना, समझना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो फ्यूडल सिस्टम मतलब क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम इन विच लैंडलॉर्ड प्रोवाइड लैंड टू टेंट्स एंड एक्सचेंज द लॉयल्टी और सर्विस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो छोटे मोटे किसान वगैरह हैं या फिर जो मजदूर वगैरह हैं या फिर जो भी लोग वहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते थे, उनको अपनी ज़मीन देते थे कि बोले हमारे पास में बहुत ज़मीन है, आप यहाँ पर आइए खेती बाड़ी करिए और बदले में आप हमें पैसे दो। अल्टीमेटली क्या है, और उसका जो ये थोड़ा बहुत वो हिस्सा उनको दे देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है लेकिन मेरे पास खेती बाड़ी मुझसे नहीं हो पा रही है, तो मैं कुछ लोगों को इकट्ठा करूँगा, कुछ लोगों से बोलूँगा कि भैया यहाँ पर जो है आप खेती बाड़ी करो और जितना अर्न हो रहा है उससे जितनी भी उपज आ रही है वो आप मुझे दे दो, और जो मुझे लगता है कि मैं आपको देना चाहूँ उस टाइम पीरियड पे वो आपको देता। कितना अच्छा लग रहा सुनने में, लेकिन इतना ईजी नहीं था, ठीक है। आप अगर मान लो आपके खेत में से आप 5,000 रुपये कमा रहे हो, ठीक है, और अगर उस व्यक्ति को 50 रुपये दे रहे हो, तो क्या बेनिफिट सही है, यानी कि आपका तो बेनिफिट हो गया, लेकिन व्हाट अबाउट द पर्सन, ठीक है, हु इज़ वर्किंग ऑन द फील्ड, जो उसकी सही नहीं है, ठीक है। तो बस यही सिस्टम बताया गया है यहाँ पर। नाउ फिगर 2 shows how the system of states in France society was organized. Peasants made up 90% of the population. अब देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, फिगर 2 shows, तो फिगर 2 का है आपको दिखाएंगे भी आपको। फिगर 2 shows how the system of states in French society. फ्रेंच सोसाइटी में जो स्टेट का सिस्टम था यानी कि ये वाला वो कैसा था, was organized, ठीक है। Peasants made up about 90% of the population. जो peasant थे वो 90% पॉपुलेशन, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो थर्ड स्टेट था बेसिकली वो 90% कवर कर रहा था, यानी कि जिसमें कौन कौन लोग आते हैं अभी लास्ट में इसको चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया था फ्रेंच सोसाइटी उस टाइम पीरियड पे। तो ये सब हम लोग किसमें पढ़ रहे हैं अभी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी के दौरान हमारी फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स फिर बोल रहा हूँ कि चैप्टर अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप बना लेंगे, ठीक है, रटना नहीं है, ठीक है। नाउ द सोसाइटी ऑफ स्टेट बता दिया, हाँ फिगर 2 shows द हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स एंड फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज, किस तरीके से, तो ये इस तरीके से सिस्टम ऑर्गेनाइज था, ठीक है।
Peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned a land and cultivated. About 60% of the land was owned by nobles and the church and other richer members. चलो यहाँ से कहानी कनेक्ट करते हैं. तो जैसा कि peasants made up about 90% of the population. However, only a small number of them owned the land they cultivated. About 60% of the land was owned by nobles, the church and the other richer members of the third estate. अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है स्टूडेंट्स की, जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनके पास में इतनी ज़मीन जायदाद नहीं है. जो सबसे ज़्यादा 60% अगर हम मान के चलें तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों ने 60% ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रखा था, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे पॉपुलेशन में वो ज़्यादा थी. अल्टीमेटली आप देख रहे हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेट पॉपुलेशन में कम है लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है, और जो थर्ड स्टेट थे वो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास में प्रॉपर्टी कम है. ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे. द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स इज द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंड एंजॉयड देयर सर्टेनिटी प्रिविलेज बाय. इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो, ये बताया गया यहाँ पर कि द चर्च एंड द रिचर मेंबर्स. देखो तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी स्टूडेंट्स उस टाइम पीरियड पे वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी, 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दी गई थी. पहला था स्टेट फर्स्ट स्टेट. अच्छा, क्लर्जी लोग कौन होते थे उसके बारे में बताते हैं. तो पहले तो आपको याद रखना फर्स्ट स्टेट में कौन होता था, क्लर्जी लोग. अच्छा, क्लर्जी लोग कौन होते हैं, तो ये बेसिकली आप समझ लो चर्च से रिलेटेड जो फादर वगैरह होते हैं और चर्च से संबंधित जितने काम करने वाले लोग बाग होते हैं उनको बोलते हैं क्लर्जी लोग. यानी कि फादर हो गए, और जो भी एक चर्च में हम लोग देखो अगर हम हमारे टाइम पीरियड पे बात करें इंडिया के हिसाब से, तो राजा महाराजा के टाइम पे पुरोहित होते थे. ठीक है, जो कि सारा मैनेजमेंट देखते थे, किस तरीके से गवर्न करना चीज़ों को वो राजा को समझाते थे. तो उस टाइम पीरियड पे जो फर्स्ट सिस्टम में क्लर्जी लोग हुआ करते थे वो मेंशन किया गया इसमें. ठीक है, तो आपको सिर्फ सिंपल सा याद रखना है फर्स्ट सिस्टम में कौन होता है, क्लर्जी लोग. सेकंड स्टेट में अगर बात करें तो वहाँ पर होते थे नोबिलिटी. अच्छा, नोबिलिटी कौन होते हैं, नोबिलिटी मतलब राजा महाराजा. ठीक है, उनके रिश्तेदार, उनके अड़ोस पड़ोस के जो भी हों, मतलब जो रिच फैमिली से, रिच फैमिली यहाँ पर भी है, लेकिन ये स्पेशली बेसिकली जिनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेज मिलते थे. और राजा, सिंपल शब्दों में कहा जाए, राजा महाराजा, उनके रिलेटिव्स, ये सारे आते थे नोबिलिटी में. ठीक है, यानी कि जिनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा है, जरूरत से ज़्यादा पैसा, इतना जितना ये होना नहीं चाहिए था. ठीक है, चलो थर्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें बिग बिजनेसमैन, कुछ बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, कुछ मर्चेंट्स से. ठीक है, कोर्ट के ऑफिशियल्स से, लॉयर्स से, एटसेट्रा लोग थे. यानी कि थर्ड स्टेट में हर प्रकार का व्यक्ति आपको मिलेगा. हर प्रकार का इन द सेंस ऐसा नहीं कि फर्स्ट और सेकंड जैसा, लेकिन ऐसा कि वो बाकी लोअर स्टेटा से ज़्यादा अमीर थे. तो इसमें लिखा है बिग बिजनेसमैन. ठीक है, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, ठीक है, लॉयर्स वगैरह थे, व्यापारी वगैरह. ठीक है, एंड आर्टिशियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इसमें. एंड लास्ट में क्या है, स्मॉल पीजेंट्स, लैंड, ठीक है, लैंडलेस लेबर सर्वेंट. यानी कि थर्ड स्टेट में देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स कौन थे, जो लैंडलेस लेबर वगैरह हुआ करते थे. ठीक है, और जो एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाले लोग. ठीक है, थर्ड स्टेट. फाइनली एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं, थर्ड स्टेट में कौन होते थे, फर्स्ट में कौन और सेकंड. फर्स्ट में होते थे क्लर्जी लोग. क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च से रिलेटेड होते थे, यानी कि फादर वगैरह उनसे संबंधित लोग. सेकंड स्टेट में नोबिलिटी वाले लोग. ठीक है, यानी कि कौन कौन, राजा महाराजा, उनके रिलेटिव्स वगैरह. और थर्ड स्टेट में कौन थे, थर्ड स्टेट में सारे लोग जिसमें मिडिल क्लास फैमिली भी आती थी, लोअर क्लास फैमिली भी आती थी, ये सारे लोग आते थे थर्ड स्टेट में. यहाँ तक कहानी हम लोगों ने देख ली. अब आगे क्या बता रहे, द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स. ठीक है, दैट इज क्लर्जी. ठीक है, यहाँ बताया गया द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट, या ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट के जो दोनों स्टेट के जो लोग थे, फर्स्ट और सेकंड के, उनको क्लर्जी के नाम से भी जाना जाता था. नाउ एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय, कहाँ चले गए, चलो बर्थ. अब यहाँ पर क्या बता रहे देखो, अब ये जो 2 स्टेट के लोग थे स्टूडेंट्स, इनमें एक विशेषता थी, मतलब इनको विशेषता इन द सेंस ये समझ लो कि कुछ प्रॉफिट थे. क्या क्या प्रॉफिट थे वो देख लेते हैं. तो उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे, यानी कि प्रॉफिट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वॉज, ठीक है, एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट. यानी कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेट में जन्म ले रहे हैं तो आपको टैक्स पे करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, द नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूजल प्रिविलेजेस. और जो नोबल्स लोग हुआ करते हैं वो फ्यूजल प्रिविलेज को एंजॉय किया करते थे. यानी कि जो नीचे अपने से निचले स्तर के लोग हैं उनको अपने खेतों में काम करवाना. ठीक है, और आर्मी वगैरह में भर्ती करवा के उनको उनसे काम लेना, जो भी आप उनसे लाभ ले सकते हैं वो सारे आपको बाय बर्थ मिलेंगे. ठीक है, दिस इंक्लूड्स फ्यूजल ड्यूज विच दे एक्सक्रेटेड फ्रॉम द पीजेंट्स. पीजेंट्स वर ऑब्लिग टू रेंडर सर्विस टू द लॉर्ड, टू वर्क इन हाउस होल्ड फील्ड, टू सर्व इन द आर्मी, टू पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स वगैरह. देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी गई. देखो अपने घर वगैरह के काम भी करवा लिया करते थे वो लोग. ठीक है, आर्मी में भर्ती भी करवा दिया जाते थे, बिल्डिंग वगैरह रोड वगैरह बनवाना हो तो वो भी सब काम करवा लिया करते थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग. किससे, थर्ड स्टेट के लोग से. तो ये आपको याद रखना है कि किस प्रकार से उनका शोषण हो रहा था, शोषण ही कहूँगा मैं तो. ठीक है, तो आप तो ये याद रखना कि उस टाइम पीरियड पे किस तरीके से वो उनसे काम लेते थे. कौन, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट के लोअर स्टेटा के लोगों से. नाउ द चर्च टू एक्सटेंडेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड
टाइथिस। ये दो वर्ड याद रखना, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट्स की। स्पेलिंग तो बच्चे याद कर लेते हैं, सिंपल सा है, गूगल में जाना, स्पेलिंग टाइप करना, वहाँ पे आएगा प्रोनाउंसिएशन का ऑप्शन, उसको क्लिक करना, ठीक है। फ्रांस जो लिखा ना, फ्रेंच इंग्लिश जो होती है, ठीक है, मतलब फ्रेंच इंग्लिश इन द सेंस कि फ्रेंच में इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है वो बताया गया है। तो देखो टाइथ, ठीक है, टाइथ फ्रॉम द एंड ये है टेल, ये दोनों है क्या, पहले इसको ये देख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये न्यू वर्ड्स कुछ आपकी बुक्स के अंदर दिए गए, आप स्टूडेंट्स बुक खोल के बैठना तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि ये लिवर के बारे में हम लोग बात करें, लिवर, ठीक है। तो लिवर क्या है, बेसिकली यूनिट ऑफ करेंसी इन द फ्रांस, यानी कि फ्रांस की करेंसी थी, डिसकंटिन्यूड इन 1794। तो ये भी आपको याद रखना है, 1794 में के बाद में इसको डिसकंटिन्यू बंद कर दिया गया, ठीक है। क्लर्जी क्या था, तो ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। तो क्लर्जी मैंने आपको बता दिया था। टाइथ क्या है, बेसिकली अ टैक्स लीव्ड बाय द चर्च, ठीक है, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी कि टाइथ क्या है, बेसिकली जो चर्च के जो लोग हुआ करते थे, यानी कि क्लर्जी लोग जो थे, पहले समझ लो एक बार इसको। टाइथ क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। टेल क्या है, ये भी टैक्स है, सिंपल सी चीज। अब आप बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दो प्रकार के टैक्स के बारे में बात हुई है। तो पहला है टाइथ के बारे में और दूसरा है टेल के बारे में, ठीक है। क्या होता है, तो ये जो टाइथ होता था बेसिकली ये चर्च लेता था, यानी कि क्लर्जी लोग, फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे वो टैक्स लेते थे। अच्छा, कैसे टैक्स लेते थे, यानी कि हम ये समझ ले जितना प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, उसका 10% जो है इनको देना पड़ता था। किनको, फर्स्ट स्टेट वालों को। फिर समझते हैं एक बार इस चीज को। देखो ये हमने समझ लिया सारी चीजें, लिवर क्या होता है, क्लर्जी क्या होता है, टाइथ क्या होता है, टेल क्या होता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब वापस आ जाओ यहाँ पर, ये बता दिया था आपको कि यहाँ तक हम लोगों ने बता दिया था। यहाँ द चर्च टू एक्सट्रेटेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथिस। तो टाइथिस क्या होता है, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन वन वर्ड में या दो वर्ड में अगर लाइनें आती हैं, द चर्च टू एक्सट्रेटेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइथिस। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो चर्च अपना हिस्सा लेता था टैक्स के रूप में, उसको बोलते थे टाइथ्स, ठीक है। और किससे लेते थे, फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। यानी कि थर्ड स्टेट के जितने भी लोग थे उनको टैक्स पे करना था। और कितना देना था, तो वो भी ध्यान रखना कि 10%, यानी कि 1/10 कर लो। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 100 क्विंटल गेहूं निकाले हैं तो आपको उसका 10 क्विंटल गेहूं किसको देना है, चर्च को। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल। और इसमें एक चीज और मेंशन करी गई है कि टेल भी एक प्रकार का टैक्स होता है, जो क्या था, जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता था, ठीक है, जो डायरेक्टली इसको जाता था गवर्नमेंट। दिस इंक्लूड अ डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल एंड अ मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अब क्या बताया गया, एंड अ मेंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच वर लिवेड आर्टिकल्स एवरीडे कंजम्पशंस लाइक सॉल्ट एंड टोबैको। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑन द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वाज ड्रॉन बाय द थर्ड स्टेट अलोन। अब इसके अलावा, इन दोनों टैक्स के अलावा भी कुछ और एडिशनल टैक्स है, जिसमें, ठीक है, जिसमें क्या बताया गया है, जो टोबैको वगैरह जो नॉर्मली आदमी खाता रहता, बीड़ी पुड़िया पानी वगैरह, ठीक है, चलता रहता है, तम्बाकू गिट्टे रहते हैं आदमी आराम से, तो उसके बारे में जो टैक्स वगैरह चल रहे हैं, लाइक सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, जो डेली रूटीन की आपकी डेली कंजम्पशन की चीज़ें हैं, उसके ऊपर भी कुछ स्पेशल टाइप का जो नॉर्मल डेली टैक्स है वो भी आपका लगा दिया जाता था, ठीक है। ये लास्ट है बेसिकली इसमें द ओल्ड रिजाइम के बारे में, जो फ्रेंड्स जो हमारी सोसाइटी के बारे में बात चल रही है, कि ये कार्टून बताया गया है। देखो ये कार्टून क्या डिनोट करता है, ये आपको दिख रहा है, ये एक सुंदर से बाबा दिख रहे होंगे, ठीक है, लगी बड़ी है इनकी, ये समझ लो आप, ठीक है। तो द ओल्ड रिजाइम में क्या है, द कार्टून फ्रॉम द ईरा ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है, डिपिक्ट्स द थर्ड स्टेट्स एज अ पर्सन इन चेन्स हु सपोर्ट्स द क्लेर्जी एंड नोबिलिटी ऑन हिज बैक। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग हैं, ये थर्ड स्टेट के व्यक्ति के ऊपर बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली क्या बताने की कोशिश कर रही है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे वो केवल और केवल थर्ड स्टेट पे ही डिपेंडेंट थे। अगर ये नहीं होते तो ये भी नहीं होते, लेकिन ये थे इसलिए ये थे, समझ गए। अब सवाल ये आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये लोग जब पॉपुलेशन में ज़्यादा थे तो इन्होंने विरोध क्यों नहीं करा। बिल्कुल विरोध करेंगे, टाइम बदलेगा मेरे दोस्त, और टाइम बदलेगा तो रिवॉल्यूशन आएगा, ठीक है। वही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि चीज़ें हर समय एक जैसी नहीं रहती हैं, समय बदलता है और बदलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और है, फ्रांस ड्यूरिंग द लेट सेंचुरी, नहीं, नेक्स्ट टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, लेकिन इसको आज नहीं, अब नेक्स्ट टाइम शुरू करेंगे, क्योंकि जैसा कि बोला है आपको टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग चीज़ों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक बार फिर से एक स्नैप रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको फटाफट से समझ में आती चीज़ें, ठीक है। चलो फटाफट चलो आ जाओ भैया।
कहाँ चले गए? अच्छा यहीं से, चलो एक बार क्विक रिवीजन लास्ट के 10 मिनट्स में कर लेते हैं। 10 नहीं यार, 5 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट इंडस्ट्री। हमने देखा 1774 में लुई 16 जो है राजा बनते हैं, उनकी शादी होती है मैरी एंटोनियट से जो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस होती हैं। और जब वो राजा बनते हैं तो वो क्या पाते हैं कि ट्रेजरी जो है उनकी खाली होती है। और ट्रेजरी खाली क्यों होती है? लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर, यानी कि उनका युद्ध चलता रहता है। और साथ में युद्ध चलने के साथ साथ क्या होता है भैया, वो जो और भी जो कॉलोनीज वगैरह थी, अमेरिकन कॉलोनीज और 13 कंट्रीज थी, उनकी हेल्प कर रहे थे किससे? ब्रिटेन से, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, ठीक है। अब ये सीधी बात है, युद्ध होगा तो उनमें खर्चा भी आएगा, वहाँ पर इनका पैसा जा रहा था। और उसके साथ में क्या हुआ, इनके ऊपर भी जिससे भी इन्होंने उधार लिया था तो वो लोग अब 10% इन पे टैक्स भी लगाने लग गए थे। उसके बाद में हमने क्या देखा कि और इसके अलावा पैसा कहाँ खर्च हो रहा था इनका? यूनिवर्सिटीज़ में इनकी टैक्सेस बता दिया आपको फ्रेंच सोसाइटी में। और डिवाइड इंटू 3 स्टेट, 3 स्टेट में डिवाइड करे गए थे। और जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थी, वर्सिटीज़ वगैरह थी, वो चलाने के लिए पैसा, एक्स्ट्रा पैसा इनका बहुत वेस्ट हो रहा था, ठीक है। अब वो लोग क्या डिसाइड करते हैं बाद में, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। द सोसाइटी स्टेट वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूचर सिस्टम, बता दिया आपको। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो यहाँ तक हमने देख लिया कि कैसे उनके एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, टैक्स जो है बढ़ाने का प्लान किया। और टैक्स जो है कौन पे करता था? केवल 3rd स्टेट के लोग। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग बाय बर्थ, बाय प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे। किस प्रकार के टैक्स थे? टाइथिस और टेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। और जो चर्च था वो 1/10 टैक्स उस पर लेता था। किससे लोग? 3rd स्टेट के लोगों से। और जो टेल होता था वो डायरेक्टली टैक्स पे करते थे, किसके? यानी कि गवर्नमेंट को। इतना हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक कहानी में। अब आगे हमारी क्या कहानी थी वो हम डिस्कशन कर लेंगे। ये चार्ट याद रखना कि फर्स्ट स्टेट सेकंड से दिख रहा है उसमें कि नहीं? नहीं दिख रहा है क्या? चलो थोड़ा सा कर दें गड़बड़, वेट करो। ओके ठीक है, फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे का पार्ट हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में। टिल देन सभी को बाय बाय। और अभी है गुड आफ्टरनून, इसलिए टिल देन एंजॉय करो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, स्टूडेंट्स साथ में शेयर करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।